हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रवीण जी एस अकेडमी एक बार फिर से। और आज एक्चुअली पार्ट 4 ऑफ द एमसीक्यू आ चुका है। तो पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम एक्चुअली यहाँ पे जा रहे हैं सॉल्व करने। तो देखते हैं क्या क्या है पार्ट 4 में इम्पॉर्टेंट है और देखना है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे जैसे कि 3 ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं, ये पार्ट एक्चुअली 4th है ऑफ द एमसीक्यू। और यहाँ पे मैं जितने भी एमसीक्यू जो सब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपका एक बेसिक फाउंडेशन बनाएगा और आपको चीज़ें एक्चुअली समझ में आएगी कि एमसीक्यू सॉल्व किया कैसे जाता है। ठीक है, पहला एमसीक्यू है ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड बिटवीन होम। तो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके किसके बीच में साइन हुआ, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर बेसिकली याद रखिए कि अलीनगर आज के कहाँ में है, बंगाल में है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ था सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। बैकग्राउंड क्या है, तो 1757 में 2 जून को ये एक्चुअली ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है, इसके रीजंस क्या थे, रीजन बहुत सिंपल थे कि सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाता है कासिम बाजार। कासिम बाजार आज के भी आपको कोलकाता में मिल जाएगा, मतलब बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पे एक्चुअली वो क्या करता है कि जो 146 ब्रिटिश होते हैं उनको एक होल के अंदर, एक छोटे से रूम के अंदर उनको बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, ठीक है, ये बात पता चलती है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, बिकॉज समय रॉबर्ट क्लाइव था। अब रॉबर्ट क्लाइव अपना पल्सर बाइक उठाता है, बेचारा गुस्से में तो बहुत रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, और यहाँ पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ एक्चुअली अलीनगर। ठीक, अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर में जो जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं, बिकॉज देखिए सिराजुद्दौला का यहाँ पे मेन पर्पस क्या था, वो ऐसा व्यक्ति था, वो ये अंग्रेजों को और फ्रेंच को दोनों को ही बोल रहा था कि फोर्टिफिकेशन मत करो, मतलब कि तुम्हारा फोर्ट वोट किला विला ये सब मत बनाओ। फ्रेंच तो उसकी बात मान गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बात नहीं मान रहे थे। और इसी बात से गुस्सा होकर यहाँ पे सिराजुद्दौला ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर थे 146 उनको एक छोटे से रूम में बंद कर दिया। और इसको एक्चुअली बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो 146 में से 46 बचे थे और 100 मर चुके थे। रीज़न बहुत सिंपल था, सिराजुद्दौला ने ये बोल कर रखा था कि मुझे चाहिए टैक्सेस, मुझे चाहिए एक्चुअली किसी भी तरह का कोई फोर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। फ्रेंच उसकी बात मान रहे थे, अंग्रेज उसकी बात नहीं मान रहे थे, और इसी के चलते उसने ये कदम लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नवाब शिफ्टेड एक्चुअली कैपिटल फ्रॉम मुंगेर टू मुर्शिदाबाद। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिकली, इसका राइट आंसर है यहां पे आएगा, सॉरी, मीर कासिम। मीर जाफर नहीं आएगा, मीर कासिम आएगा। ठीक है, अब ये मीर कासिम जो होता है ना, ये बेसिकली क्या रहता है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो सबसे पहले जो मीर कासिम होता है अपना कैपिटल शिफ्ट करता है कहां पे, मुंगेर में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है, आज के मॉडर्न बिहार में। बट बैकग्राउंड क्या रहता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है, और बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो मीर कासिम मीर जाफर जो होता है वो बेसिकली नवाब बन जाता है, कहाँ का, बंगाल का। तो ब्रिटिशर्स को नवाब तो एक्चुअली बना देते हैं, और ब्रिटिशर्स से बहुत सारा पैसा लेते रहते हैं। थोड़े समय के बाद मीर जाफर को ये लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पे पपेट नवाब बन के रह चुका हूँ, मतलब अंग्रेजों ने मुझे नवाब बनने में हेल्प तो किया है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे मीर जाफर जो होता है वो बेसिकली तंग आ जाता है, किससे, अंग्रेजों से, और धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसीज करने लग जाता है। ये बात एक्चुअली अंग्रेजों को भी पता चलती है कि मीर जाफर ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। ठीक है, कि भाई तू बन जा। जो मीर कासिम होता है वो मीर जाफर का सन इन लॉ होता है। क्या होता है, सन इन लॉ होता है, इसको बना देते हैं। अब जब मीर कासिम बन जाता है, थोड़े समय के लिए ये भी मतलब नवाब रहता है, हैज अ ब्रिटिशर्स, वो भी एक्ट करता है, बट ये भी धीरे धीरे एंग्री हो जाता है विथ ब्रिटिशर्स, और इसको लगता है कि मैं मुर्शिदाबाद में बैठा हूँ यहाँ पे, और अंग्रेजों की जब मर्जी होती है कुछ ना कुछ मेरे से डिमांड करने लग जाते हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा।
ये भाई साहब क्या करते हैं कि चले जाते हैं, अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर में, कि अंग्रेजों से थोड़ा दूर रहूंगा और फायदे में रहूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कॉन्स्पिरेसी करने लग जाता है अगेंस्ट एक्चुअली ब्रिटिशर्स। ये बात एक्चुअली ब्रिटिशर्स को पता चलती है, तो ब्रिटिशर्स एक्चुअली मीर कासिम को डिफीट कर देते हैं इन बैटल, ठीक है। अब मीर कासिम एक्चुअली जब बैटल में हार जाता है तो भाग के चला जाता है कहां पे, अवध। अवध जब भाग के जाता है ना, तो वहां पे बेसिकली अलायंस बना लेता है, ठीक है। किसके किसके साथ, तो अलायंस बनाता है शुजा उद्दौला के साथ, ठीक है, शाह आलम सेकंड के साथ, और खुद तो बनी जाता है। और बाद में यही अलायंस क्या होता है, लड़ता है बैटल ऑफ बक्सर। क्या लड़ता है, बैटल ऑफ बक्सर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले समझिए कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर बेसिकली है रॉबर्ट क्लाइव। बट इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलायंस बन चुका था किसके किसके बीच में, तो शुजा उद्दौला, ठीक है, मीर कासिम, और थर्ड पर्सन कौन था, शाह आलम सेकंड। ये तीनों ट्राई करते हैं कि अंग्रेजों को एक्चुअली भगा दे हम यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर में। बट क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में एक्चुअली ये लोग तीनों हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव मतलब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और जो कॉन्फेडरेसी इन तीनों की वो हार जाती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये समझते हैं कि उस समय कमांडर इन चीफ कौन था, तो बेसिकली उस समय कमांडर इन चीफ था, कौन था, हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। तो हेक्टर मुनरो वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। चलिए ये आप क्लियर होना चाहिए। और इसी एक्चुअली बैटल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या डिसाइड होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बीबीओ से आप याद रखिएगा, ये तीनों का टैक्स कलेक्शन का राइट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं दीवानी राइट। क्या बोलते हैं, दीवानी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। सबसे पहले समझते हैं, इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बेसिकली समझते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1772, डाइड इन 1833। कहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में, पहली बात। दूसरी समझते हैं, ये जो राजा का टाइटल है ये क्या है, तो राजा का टाइटल एक्चुअली इनको देते हैं अकबर सेकंड। जब ये बेसिकली जा रहे होते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड, तो इनको एक्चुअली अकबर सेकंड बुलाते हैं, जो मुगल एम्परर नाम के ही होते हैं, और बोलते हैं देखो भाई हमारा पेंशन वेंशन जो है ना आजकल नहीं आ रहा है, थोड़ा अंग्रेजों से बात करो, खर्चा बढ़ गया है, तो हमारा पेंशन बढ़ाने की जरूरत है, तो पेंशन थोड़ा बढ़ाओ यार, हमारे पे ध्यान दो। और इनको टाइटल देते हैं राजा का, तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था ब्राह्मो समाज। तो इन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट फाउंडेशन किए थे। एक तो इन्होंने किया था आत्मीय सभा, ठीक है, वो कब किया था, 1814 में किया था, ठीक है। एक तो आपको पता है कि ब्रह्मो समाज किया था, ये कब किया था, तो 1828 में किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती ने तो एक्चुअली ब्रह्मो समाज फाउंड नहीं किया था, पर दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था क्या, आपको पता है, डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक, जो आज स्कूल है, ठीक है। विवेकानंद, आपको पता है विवेकानंद बहुत ही रिनाउंड और डेकोरेटेड सेंट है, संत है हमारी कंट्री में। ये बेसिकली किसके स्टूडेंट थे, तो ये बेसिकली स्टूडेंट थे किसके, रामकृष्ण परमहंस के, और इन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन, ठीक है। लास्ट एक पर्सन है राधाकांत देव। ये राधाकांत देव कौन है, तो ये राधाकांत देव बेसिकली क्या है कि राजा राम मोहन रॉय के अपोजर थे। मतलब जब राजा राम मोहन रॉय ये बोल रहे थे कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, तो राजा राम मोहन रॉय ये बोल रहे थे कि सती प्रथा बैन होनी चाहिए। राधाकांत देव ये बोल रहे थे कि सती प्रथा बैन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से है, तो हम सती प्रथा को बंद नहीं कर सकते हैं। तो राधाकांत देव का ये एक्चुअली थियरी था कि सती प्रथा हैज पर दी लॉ, हैज पर दी टैक्स,
राजा राम मोहन राय बोल रहे थे कि नहीं, इसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए बिकॉज ये इनह्यूमन है। ठीक है, तो राधाकांत देव और राजा राम मोहन राय दोनों एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो इसका आंसर आएगा एनी बेसेंट। अब आप बोल सकते हैं सर सरोजिनी नायडू क्यों नहीं? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, नॉट अ इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर आएगा एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1917 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, ये बनी थी अमेरिका के अंदर, और ये झाड़ फूक ये सब ये लोग बिलीव करते थे। तो ये लोग इंडिया में भी आए थे और धीरे धीरे एनी बेसेंट इंडिया से काफ़ी प्रभावित हो गई। फिर इन्होंने एक्चुअली इंडिया के रेवोल्यूशनरी वर्क में पार्टिसिपेट किया, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में। और एनी बेसेंट ने एक और चीज़ किया था, होम रूल मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ, BGT के साथ। और एक और चीज़ किया था इन्होंने, और भी एक और चीज़ की थी, कंट्रीब्यूट किया था टू इस्टेब्लिश्ड क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। किसके साथ? मदन मोहन मालवीय के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू के बारे में हम जानते हैं, ये बाद में 1925 में जाके फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और ये पहली वुमेन गवर्नर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और कहाँ की थी? तो ये बेसिकली बनी थी यूपी की। इनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी थी, और ये बेसिकली इनका जो ग्रुप था वो था HSRA। किसके साथ? भगत सिंह के साथ। और ये वाइफ थी किसकी? तो ये वाइफ थी भगवती चरण बोहरा की। किसकी वाइफ थी? तो भगवती चरण बोहरा की। आपने जो सीन देखा होगा लाहौर वाला, जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जब सॉन्डर्स मर्डर केस हो जाता है तो बंगाल से निकलने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त दुर्गा भाभी जो होती हैं वो बेसिकली भगत सिंह की वाइफ का रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी तो हो ही नहीं सकती बिकॉज इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 1917 में, ये काफ़ी छोटी थी। हाँ, ये हमारे देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी ड्यूरिंग एक्चुअली इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल, उसका था नाम वानर सेना, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे MCQ समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट भेज सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं सारे के सारे आंसर दूं। ठीक है, और अगर आपको MCQs पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ share, like and subscribe my channel. Thank you so much.